बता सकते हैं तो बताइए, यहां से शुरू करेंगे हम अकाउंटिंग। बताइए जरा, अकाउंटिंग में क्या करेंगे बेटे? रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है, क्लासिफिकेशन है, और 11th में आप अभी, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, और इंटरप्रिटेशन है ना? और आप बताओ बेटे गौरव, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह बिहेव करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर हूं तो उसी तरह से मैं बिहेव करूंगा आपको, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम ताकि दिक्कत ना है। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बताया अभी अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, दोबारा बताइए क्या क्या बताया आपने? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, पहले समराइजिंग बता रहे थे आप, रिकॉर्डिंग के बाद आप बता रहे थे क्या? समराइजिंग, फिर क्लासिफिकेशन। अब आपने सही किया, तो पहले बता रहे हैं रिकॉर्डिंग, फिर आप बता रहे हैं क्लासिफिकेशन, फिर बता रहे हैं समराइजिंग, है ना, फिर एनालिसिस बता रहे हैं, फिर फाइनली इंटरप्रिटेशन होगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 4 वर्ड क्या है, ये क्या है, अब मैं बताऊंगा क्या है। ऐसे ही बता दो अकाउंटिंग का क्या मतलब है। एक दुकानदार होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, गौरव बताया नहीं आपने, पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपने बताया भी नहीं कुछ भी, अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बताया बेटे। तो बताओ जरा, दुकानदार है, दुकानदार कुछ खरीदता होगा, है ना, और कुछ बेचता होगा। खरीदता है और बेचता है, और बीच में क्या करता है वो? कुछ प्रॉफिट कमा लेता होगा, ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने। तो प्रॉफिट कमा लेता होगा, कभी कभी उसको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो जाता होगा। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालता होगा वो? सर कितने का खरीदा, कितने का बेचा, खरीदा कम में होगा, बेचा ज्यादा में होगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे 100 रुपए का खरीदा कोई सामान और आगे कस्टमर को 150 रुपए में बेच दिया, तो 50 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और यदि कोई खर्चे वगैरह नहीं है तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग क्या, वो तो कभी उसने कॉमर्स नहीं पढ़ी, दुकानदार है, उसको अकाउंट की कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन तब भी तो वो हिसाब किताब कर सकता है ना। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिसाब किताब लगाने में आपकी हेल्प करेगा। छोटा दुकानदार है, बड़ी कंपनी है, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको तो हिसाब किताब तो लगाना पड़ेगा ही। और हिसाब किताब लगाने के लिए कौन सी, क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारी हेल्प करेगा? वो है अकाउंटिंग। तो आप सीधी बातें समझें, जो आपने बताया उस पर भी मैं टेक्निकल डेफिनेशन पर भी आऊंगा, लेकिन अभी आप समझें अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिसाब किताब लगाने में, हिसाब किताब का मतलब कैलकुलेशन करने में, कॉम्प्यूटेशन करने में, असर्टेनमेंट करने में हमारी हेल्प करता है, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है अकाउंटिंग। तो आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग क्या है। आपने साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जो सब्जेक्ट आपको हिसाब किताब लगाने में हेल्प कर सके। केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, बायोलॉजी पढ़ी होगी, है ना, फिजिक्स पढ़ी होगी, तो ये सब्जेक्ट तो अलग है। इन सब्जेक्टों का हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉमर्स बनी इसलिए ताकि आप अपने क्लाइंट का, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब लगा सकें। तो और कॉमर्स का सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट या सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंटिंग का है। तो सीधी सी बात है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? हिसाब किताब लगा लेते हैं। अब हिसाब किताब किसका लगाएंगे? बिजनेस का लगाएंगे। भाई जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान हमने ओपन की हुई है, दुकान चला रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस नहीं है? जो दुकान चला रहे हैं क्या वो बिजनेस नहीं है? दुकान जो चला रहे हैं वो भी तो एक्चुअली क्या है? बिजनेस ही है। हम कंपनी चला रहे हैं वो भी क्या है? बिजनेस है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तो एक तरीके से बिजनेस ही है। तो इसका मतलब बिजनेस का हिसाब किताब लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट रेफर्ड एज अकाउंटिंग। तो बेसिक आइडिया मिला। अब सीधी सी बात है, अकाउंटिंग में हिसाब किताब लगा लिया, लगाएंगे हम, मतलब हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, या मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करता शुरू में,
जब तक बेस तैयार नहीं होगा कोई फायदा नहीं है चैप्टर वगैरह स्टार्ट करने का। बेस तो मालूम होना चाहिए ना, जैसे आप कभी भूलेंगे नहीं आज के बाद ना, आगे पीछे बताएंगे कि रिकॉर्डिंग है पहले, फिर समराइजिंग, फिर ये और फिर वो और फिर वो, नहीं, ये सारी बातें मैं आज बता दूंगा आपको। तो कंप्यूटेशन करना, कैलकुलेशन करना, या हम कह सकते हैं असर्टेनमेंट। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, सीधा सिंपल मतलब कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन या असर्टेनमेंट, मतलब कुछ चीज का हिसाब किताब लगाना, सीधी सी बात आप ऐसे समझिए। एक और बात, अब हिसाब किताब किसका लगाएंगे, बिजनेस का लगाएंगे। तो बिजनेस कैसे चलता है, कुछ खरीदते हैं और कुछ आगे बेच देते हैं। तो खरीदना और बेचने का हिसाब किताब लगाना है। उसी बीच में आपको खर्चे भी करने हैं। जैसे आपकी दुकान है तो आपने सामान खरीदा, दुकान का रेंट देना होगा आपको, वेजेस देनी होंगी, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, पानी का बिल आ सकता है, और कोई लेबर वगैरह होगी जो स्टाफ वगैरह है उसको पेमेंट करनी होगी। तो कुछ खर्चे भी आएंगे नहीं आएंगे। आपने खरीदा, खर्चे इनकर्ड किए, और फिर आपने बेच दिया। बेचने के बाद इनकम हुई, उसमें से खर्चे डिडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो सीधी सी बात है, जो मैंने बोला परचेजेस, मैंने बोला आपको परचेजेस, मैंने क्या बोला, परचेजेस, गुड्स परचेज करना तो समझते हैं ना, परचेजेस, सेल, ये क्या है हमारी, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। क्या है ये, जैसे आपका बैंक अकाउंट तो हो गई, तो उसमें आपने कुछ एटीएम में गए और एटीएम से आपने 2000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो क्या उस ट्रांजैक्शन का आपके फोन में मैसेज आएगा नहीं आएगा, तो ट्रांजैक्शन समझते हैं, बोलो। ऐसी यदि आपने 2000 रुपए बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए आप अपने बैंक में, तो क्रेडिट का मैसेज आएगा, और यदि पैसे निकालते हैं तो किसका मैसेज आता है, डेबिट का आता है, और जमा होता है तो किसका आता है, क्रेडिट का आता है। ये हिसाब किताब ही तो है जो बैंक आपको बता रहा है, ये हिसाब किताब है। और डेबिट क्रेडिट ही होता है कहां पर, अकाउंट्स में, उस पर भी आएंगे रूल वगैरह सब पर। तो आप सीधी सी बात है, किसको रिकॉर्ड करेंगे, अब बिना, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है डेली बेसिस पर, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, परचेजेस बहुत बार करते हैं, सेल बहुत बार करते हैं, बहुत सारी वेजेस होती हैं, मतलब लेबर बहुत सारे होते हैं तो बार बार वेजेस देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, कितने खर्चे होते हैं, क्या उनको वर्बली याद रखा जा सकता है, खर्चों को वर्बली याद रखा जा सकता है, वर्बली का मतलब मुंह जबानी याद रखा जा सकता है कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कितनी बार आपने परचेज करा एक साल में, एक साल के अंदर कितनी बार आपने परचेज करा, कितनी बार सेल करी, कितनी बार वेजेस दी, कितनी बार सैलरी दी, कितनी बार रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी कितने सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए। तो क्या ट्रांजैक्शंस को याद रखा जा सकता है वर्बली, मुंह जबानी, तो क्या करेंगे, उनको रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, तो इसका मतलब अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या हुआ, अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं या जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स पर भी मैं आऊंगा, ट्रांजैक्शंस, एक एक बार इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है ना, वो तो इसलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या कहा मैंने, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, हम वर्बली याद नहीं रख सकते हैं, वर्बली याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप है अकाउंटिंग का कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, बिजनेस हमारे 3 टाइप के होते हैं पता है आपको, एक हमारा कौन सा बिजनेस होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर सेल कर देते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा। आप जब फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो क्या आप मैन्युफैक्चरर बनेंगे या सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे आप, तो दूसरा बिजनेस होगा सर्विस प्रोवाइड करने का। तीसरा क्या होगा, फिनिश गुड्स ही हम खरीदेंगे और फिनिश गुड्स ही क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसे एक दुकानदार होता है किराना स्टोर का मालिक, क्या करता है, वो ब्रिटेनिया के ब्रेड खरीदता है और आगे कस्टमर को बना बनाया माल खरीदता है और आगे बेच देता है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस है। वो किसका बिजनेस है, इसका मतलब हमारे बिजनेस कितने टाइप के होंगे, या तो एक मैन्युफैक्चरिंग का होगा, सर्विस का होगा और एक ट्रेडिंग का होगा, ठीक है। तो तीनों बिजनेस में हमें हिसाब किताब लगाना होगा या नहीं होगा, और हिसाब किताब लगाने के लिए हमें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट रेफर करना होगा। और हिसाब किताब कैसे लगेगा, किसका हिसाब किताब लगाएंगे, बिजनेस का।
बिजनेस कैसे चलेगा? बिना ट्रांजैक्शन के बिजनेस को चलाना पॉसिबल। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? खरीदना, बेचना, रेंट देना, वेजेस देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, और भी डेली रूटीन के कितने सारे खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारे खर्चों की पेमेंट करना, वो सब क्या है? ट्रांजैक्शंस। और फिर मैंने एक वर्ड और यूज करा, इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है, ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट होता है उसको कहा जाता है इवेंट कहा जाता है। जैसे आपने 10,000 किलोग्राम खरीदा, उसमें से 9,000 बेच दिया, कितना बच गया? तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। वो आप सेल नहीं कर पाए तो वो क्या है आपके पास? स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब पीरियड एंड हो गया, उसके एंड में कुछ बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है। वो क्या है? जैसे रिलेटिव्स आते हैं घर पर, तो आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं और रिलेटिव्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, आप भी कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, कभी कभी बच जाता है, फ्रिज में रख देते हैं उसको, तो वो क्या है? एक तरीके से उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हमारी इवेंट है। समझ गए? तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको वर्बली याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग। यदि आपने सही से सारी चीजें नहीं समझी तो बेटे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि नया सिलेबस आ गया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं आप फ्यूचर में, और सीए इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम लेगा। सिलेबस कम हो गया है पहले से, और रिजल्ट भी कम है। तो आपको एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा, खाली हम होना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, क्यों? क्या? ताकि हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें, अच्छी कंपनी में काम कर सकें। इसका मतलब खाली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं या कुछ सर्विस देने के लिए, क्लाइंट की हेल्प करने के लिए, कंपनी की मदद करने के लिए पढ़ रहे हैं? समझ गए ना? और वो मदद आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगी स्टार्टिंग से एंड तक। तो इसीलिए मैं तो एज ए टीचर जीरो से शुरू करता हूं और सब कुछ बताता हूं। ये नहीं है, ये मानता नहीं हूं मैं कि 11th में आपने कुछ पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तब भी अच्छी बात है। 12th में आपने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा सीए इंस्टीट्यूट भी यही मानता है कि भैया 11 12 में बच्चा उतनी सिंसेरिटी से नहीं पढ़ता। इसीलिए छोटी सी चीज से लेकर, शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, अकाउंटिंग की जहां पर स्टार्टिंग होती है वहां से हमारा सीए इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है। फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, ये दो चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं जो आप 11 से रिलेटेड है मानेंगे। तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग से, तो पहला स्टेप क्या हुआ अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग। इसको रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी बोलो। रिकॉर्डिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना? ट्रांजैक्शन से या इवेंट्स को क्या करेंगे? मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग पहला स्टेप है। रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, पहला स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। इसके बाद क्या होगा? अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, उसमें हमें देखना होगा कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे खर्चे हैं, है ना? कौन सी इनकम है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, ये सारी बातें देखनी होंगी। इसके लिए क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन का मतलब बांट देना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बांट देना। तो पहला स्टेप क्या होगा? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा क्या होगा? क्लासिफिकेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप बताइए जरा। पहला हो गया हमारा रिकॉर्डिंग का, दूसरा अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहला रिकॉर्डिंग का हो गया, रिकॉर्डिंग समझ गए या नहीं? क्लासिफिकेशन का हो गया, क्लासिफिकेशन में बांट देंगे। इससे पहले एक स्टेप और आता है। जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग में दो बातें होंगी। रिकॉर्डिंग में कितनी बातें होंगी? अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं, एक साथ लिखेंगे फिर हम। रिकॉर्डिंग में दो बातें होंगी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में दो चीजें होंगी। एक तो होगी जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्रीज, और एक होगा
लेजर। सर ये जर्नल एंट्री का क्या मतलब है? जर्नल एंट्री का देखो ये मतलब है, जैसे मान लेते हैं आपने गुड्स खरीदे, समझना है पहले, परचेजेस की आपने, तो क्या होगा? कैश चला जाएगा, है ना? मान लेते हैं कैश में खरीद रहे हैं तो कैश चला जाएगा और क्या आ जाएगा? गुड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके हमेशा कितने इफेक्ट होंगे? जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। एक तो जैसे देख रहे हैं, आपने कुछ परचेज करा, गुड्स परचेज करे तो क्या हुआ? क्या हुआ? कैश चला गया और गुड्स आ गए आपके पास। इसका मतलब एक जगह फायदा हुआ तो दूसरी जगह नुकसान हो गया। तो कोई भी सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा और गुड्स चले जाएंगे। आपने मशीन खरीदी, मशीन आएगी, कैश, अभी कैश में ही मान रहे हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं उधार सेल करा आपने तो गुड्स चले गए, उधार सेल करा, आने वाले टाइम में पैसा आ जाएगा। जिससे पैसा आएगा उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे कि भाई हमने इसको उधार बेचा है, तो वो हमारा कौन होगा? डेटर होगा। कौन होगा वो? जिसको हम उधार सेल करते हैं, ये मैं बताऊंगा, जिसको हम उधार सेल करते हैं वो हमारा कौन बन जाता है? डेटर। डेटर का मतलब जिससे हमें पैसा चाहिए। और जिससे आप उधार खरीदते हैं, दुकानदार से कभी आपने उधार खरीदा होगा तो बाद में आपने क्या की होगी? उसको पेमेंट। तो वो दुकानदार आपके लिए क्रेडिटर है और दुकानदार के लिए आप कौन है? डेटर। तो जिसको उधार बेचा जाता है, जिससे हमें पैसे मिलेंगे, वो हमारा डेटर है। जिसको हमें पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है। ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो इसका मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो परचेज जैसे किया तो कैश चला गया, गुड्स आ गए। ड्यूअल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा, आप ये समझे। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा? जर्नल एंट्री में आप कुछ क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और एक दूसरे इफेक्ट को क्या कर देंगे? जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा? इसका मतलब जितना कैश गया है उतने का ही सामान, गुड्स खरीदे जाएंगे। जितना आपने कैश लगाया है मशीन में उतने की मशीन खरीद ली जाएगी। एक बर्गर के लिए आपने पेमेंट दी है तो एक बर्गर ही आप खरीद लेंगे। तो जितना डेबिट है हमेशा उतना ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट है। ईच ट्रांजैक्शन हैविंग ड्यूअल इफेक्ट, डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक इफेक्ट को डेबिट कर देंगे, दूसरे इफेक्ट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ गए? हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट है। एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब लेजर की बात क्या है? अब देखो, यहां देखिए, हमने क्या करा? परचेज किया है, यहां किया, कैश चला गया, गुड्स आ गए। तो जो भी इफेक्ट है उसका क्या करेंगे? यहां पर जर्नल एंट्री में क्या होगा बेटे बताओ? जर्नल एंट्री में क्या होगा? कुछ डेबिट होगा तो उतना ही क्रेडिट होगा। और उसके बाद लेजर में क्या करेंगे? आप अकाउंट्स बनाएंगे। लेजर में क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाएंगे। परचेजेस में मैं बता देता हूं, जैसे हमने गुड्स परचेज करे तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये मैं सब बताऊंगा, चिंता ना करना। और टू कैश चला गया, ये जर्नल एंट्री होगी। कैसे बनी ये डोंट वरी, आप साइंस से चिंता ना करो, साइंस से आप चिंता नहीं करना। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री ऐसे होगी। कैसे? कि कुछ डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट होगा उसके लिए तो डेबिट लिखने की जरूरत है, लेकिन क्रेडिट के लिए क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। समझ गए या नहीं? एक बात। दूसरी, अब कोई भी अकाउंट आप जब बनाएंगे, अकाउंट जब भी बनाएंगे, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में हमेशा दो साइड्स होंगी। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी बेटे? डेबिट और क्रेडिट होगा। क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट की जगह क्या लिख देंगे? टू। और डेबिट के लिए डेबिट लिखना पड़ेगा। अकाउंट्स, लेजर में हम अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं लेजर में? तो रिकॉर्डिंग दो तरीके से होगी। पहले तो जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद
लेजर, जर्नल एंट्री के बेसिस पर ही लेजर बनाया जाएगा, जर्नल एंट्री के बेसिस पर ही लेजर तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक परचेजेस अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश चला गया, कैश अकाउंट में आ जाएगा, परचेजेस हो गई परचेज अकाउंट में। तो इसका मतलब अब लेजर में क्या करेंगे, दोनों अकाउंट बनाएंगे। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं डरने की जरूरत नहीं है, तो ये डेबिट होगा और ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैं ये साइंस वाले बच्चे के लिए बता रहा हूं, कॉमर्स वाले तो ऑलरेडी इसको फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो जब भी कोई अकाउंट बनेगा, जैसे मान लेते हैं हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट होगा अकाउंट में, परचेज अकाउंट हो गया परचेजेस अकाउंट, तो डेबिट का एक कॉलम होगा, हमेशा डेबिट इस साइड ही आएगा। फिर अमाउंट का कॉलम होगा रुपीस, और फिर उसके बाद क्रेडिट का कॉलम होगा। कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी कितने कॉलम होंगे, पहले पर्टिकुलर्स का, फिर रुपीस का, अमाउंट कह सकते हैं, फिर पर्टिकुलर्स का, और फिर रुपीस का। समझ गए, अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, क्योंकि इंडिया में रुपीस चलता है ना कि डॉलर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी बताओ, लिखना मत कुछ भी, रिकॉर्ड किसको करेंगे, किसकी ट्रांजैक्शन, बिजनेस की। बिजनेस कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। किसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, जर्नल एंट्री। और कैसे करेंगे रिकॉर्ड, लेजर के थ्रू। जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री में क्या होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोलो बेटे, उसके बाद आप लेजर बनाएंगे। लेजर में क्या करेंगे, लेजर में अकाउंट बनाया जाएगा, और जो भी अकाउंट आप बनाते हैं उसमें 2 साइड्स होंगी हमेशा, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगी। क्लियर है, एक डेबिट साइड होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। अब आप बताइए, साइंस वाले बच्चे हैं आप, 27 मिनट हो गए हमें लगभग 25, तो समझ में आ रहा है, आएगा बिल्कुल, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। और जो कॉमर्स वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी एडवांस की, ठीक है। क्या ये, अभी रूल है ना इसके, अभी ये समझो बस, अभी सारी बातें तो एक क्लास में होंगी नहीं, चिंता ना करो। अभी ये समझिए, जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट कर देते हैं, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो इनकम होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। जो सामान आ गया, ये रूल है, इसके 3 रूल हैं जो मैं आगे बता दूंगा, चिंता ना करो, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आपके अकाउंट में से पैसा निकल गया तो बैंक कौन सा मैसेज भेजता है, क्रेडिट का, डेबिट का, नुकसान हो गया, निकल गए पैसे, इसलिए डेबिट, ठीक है। और पैसा यदि जमा हो गया तो किसका मैसेज आता है। तो आप ऐसे समझिए, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। और इसके सर आगे रूल बताएंगे, इसके सर आगे रूल बताएंगे। 3 रूल होते हैं, ट्रेडिशनल रूल होते हैं 3, और 6-7 रूल होते हैं मॉडर्न रूल, जो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, रटने की जरूरत नहीं है रूल्स को। अभी फिलहाल ऐसे समझिए, जब भी जर्नल एंट्री होगी तो उसके 2 इंपैक्ट होंगे, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। डेबिट कैसे करेंगे, लिखना पड़ेगा, क्रेडिट के लिए क्या करेंगे, 2 लगा के लिख देंगे, समझ गए या नहीं। अब ये परचेज डेबिट क्यों हुआ, इसकी आगे की कहानी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे समझिए, जो खर्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट होते हैं। लेकिन इसका एक रूल नहीं है, इसके रूल कितने हैं, 3 रूल है। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी इतना समझ लो कि जर्नल एंट्री कैसे होगी, डेबिट होगा कुछ और उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि 100 रुपए डेबिट है तो क्रेडिट होगा 100 रुपए ही, 1000 डेबिट है 1000 ही क्रेडिट होगा। समझ गए नहीं, चलो आएगा, समझ में आएगा, लेकिन सारी बातें एक साथ नहीं, रूल आज बताऊंगा ना तो फिर लिंक नहीं बन पाएगा। अभी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। यहां तक क्लियर है या नहीं, बोलो। चलो, तो रिकॉर्डिंग हो गई, जर्नल एंट्रीज हो गई तैयार, फिर लेजर बन जाएगा। लेजर में क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, यहां कुछ लिखेंगे डेबिट में, यहां कुछ लिखेंगे, और अकाउंट जब बनाएंगे उसका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। उसका क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। समझते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ईयर एंड होने पर जो बैलेंस बचा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो अगली साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, जो अगली साल का क्या बन जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग हम 5 साल की इकट्ठी एक साथ कर देंगे, 20 साल की अकाउंटिंग एक साथ करेंगे, नहीं। हिसाब किताब नॉर्मली 1 साल का लगाया जाता है, हिसाब किताब नॉर्मली 1 साल का लगाया जाता है, कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल के एंड में कितना लॉस हुआ, इस साल में
एसेट्स कितनी है इस साल की, लायबिलिटी कितनी है इस साल की, कैपिटल कितनी है। समझ गए? कैपिटल वर्ड का मतलब बताओ। आकांक्षा दुबे, ये बेटे फर्स्ट लेक्चर है आपका क्या मेरे साथ, और आप बताइए कैपिटल वर्ड का क्या मतलब है। सही बात है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और बच्चा कोई बताए कैपिटल वर्ड। अब कुछ ना टेक्निकल वर्ड होंगे, जैसे मैंने कहा उधार सेल करेंगे, तो जिसको उधार सेल करा है वो क्या होगा, डेटर। जिससे जिसको उधार पेमेंट करनी है, मतलब आपने उधार खरीदा, पेमेंट करनी है, वो कौन है, जिससे पेमेंट मिलनी है, पेमेंट जिससे मिलेगी डेटर, जिससे पेमेंट मिलेगी वो डेटर है। आकांक्षा को देखते हैं। यस सर। तो ये फर्स्ट लेक्चर है ना बेटे, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या नहीं? मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं, कॉमर्स स्ट्रीम फर्स्ट लेक्चर है मेरा आपके साथ। मतलब ये टॉपर्स में पहला लेक्चर है अकाउंट्स का। चलो यहां तक क्लियर है। चलिए जी अब आते हैं। तो मैं ये कह रहा था जो अकाउंट हम बनाएंगे उनका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को लेके जाएंगे कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस को कहां पर लेके जाएंगे, ठीक है बेटे ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस को कहां पर लेके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, दो चीजें होंगी, कुछ क्या होगा, डेबिट, और आपको मालूम है जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, और फिर इसके बाद इनका क्या करेंगे, इसका बैलेंस कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पर भी, ट्रायल बैलेंस पर भी, जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो ये सारी बातें, जिसकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होंगी, जिसकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो गई उसके लिए अकाउंट्स में कुछ नहीं है वो। और ये मैं जर्नल एंट्री करवाऊंगा अभी आगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। लेकिन ये पहली क्लास है तो मुझे बेसिक बताना पड़ेगा। इसमें हमारे साइंस वाला बच्चा भी है, आप कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, तो मुझे सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जितना आता है उसके आगे के बताऊं, नहीं, मुझे तो सब बच्चों को लेके चलना है क्लास में, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जर्नल एंट्री जिसकी स्ट्रांग हो गई, फिर तो उसके लिए कुछ अकाउंट्स में बचा नहीं है। जर्नल एंट्री स्ट्रांग, फिर अकाउंट्स में कुछ नहीं बचा। अब जर्नल एंट्री के रूल होते हैं वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बात समझ में आ गई, पहला क्या होगा, पहले आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे यहां पर एक परचेज अकाउंट बनेगा लेजर में, लेजर में इस जर्नल एंट्री के हिसाब से कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। समझ गए या नहीं? मान लेते हैं हमने गुड्स सेल कर दिए, हमने क्या करे, गुड्स सेल कर दिए कैश में, तो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा और सेल हो जाएगी। नहीं, अब ये कहोगे ये कैसे, समझ में नहीं आया सर मुझे दोबारा। डोंट वरी, मैं बताऊंगा। ये सेल क्या है, खर्चा है, इनकम है, इनकम। और कैश सेल करने से आएगा या जाएगा, आएगा, तो इसीलिए डेबिट कर रहे हैं। तो जो आएगा उसे डेबिट कर दो, जो गया क्रेडिट कर दो। मैंने कहा ना 3 रूल है। कितने रूल हैं? तो अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा अकाउंट हो जाएगा लेजर में, कैश अकाउंट। और तो मैंने ये बताना चाह रहा था मैं कि जो भी जर्नल एंट्री होंगी, जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन के हिसाब से एक जैसी होंगी। सर मेरा नाम, अच्छा कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटे, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई इशू नहीं है। तो आप दिल्ली से, बाहर से हैं आकांक्षा, तो इसका मतलब परचेजेस, मैं बताना चाह रहा था कि ये एक अलग ट्रांजैक्शन थी परचेजेस की, तो उसकी जर्नल एंट्री यही होगी। ये दूसरी ट्रांजैक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री अलग होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, लेजर में कितने अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेज अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा, एक सेल अकाउंट बनेगा। कैश दो दो बार नहीं बनेगा, कैश यहां है और कैश यहां है, तो एक बार ही अकाउंट बनेगा और दोनों ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में चली जाएंगी। समझ गए? परचेज का अलग बनेगा, सेल का अलग बनेगा। और फिर इनके इसके बाद जब हमारी ईयर एंड हो जाएगी तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और क्लोजिंग बैलेंस को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे,
क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे और ट्रायल बैलेंस का जितना डेबिट है उतना ही क्या आएगा, क्रेडिट होगा। इसके बाद मेन बात आपकी शुरू होती है, अब आती है, अब फिर इसके बाद हिसाब किताब लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे। क्या बनाना होगा बेटे, फाइनल अकाउंट्स, अभी लिखना मत कुछ भी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी। क्या बनानी होगी बेटे, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होगी। ये किस लिए बनाते हैं, ताकि कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, उनको रिकॉर्ड किया जा सके। फाइनल अकाउंट्स में दो बातें होंगी, इनफैक्ट तीन बातें होंगी फाइनल अकाउंट्स में। एक होगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होगा बैलेंस शीट। इसको बनाने का, लिखना मत, सब बताऊंगा मैं अभी। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव होगा एक प्रॉफिट निकालना जिसको नाम दिया जाएगा, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव होगा नेट प्रॉफिट निकालना, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव होगा एसेट्स कितनी है आपकी, लायबिलिटीज कितनी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया क्या। अब देखिए, मान लेते हैं आप बिजनेस में, कंपनी में, मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो आपके पास कम टाइम होता है या ज्यादा, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे, तो कम टाइम होता है आपके पास या ज्यादा, कम टाइम होता है। और मान लेते हैं आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप कंपनी की जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक खर्चे को चेक करेंगे। एक दिन में तो कंपनी के बहुत सारे, बोलो, खर्चे हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उनको चेक करना आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन फिर भी तो जांच पड़ताल करेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं है। तो वो कहां से पता लगाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर आप पता लगा लेंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक एक ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड, इसका मतलब जो ऊपर क्या था डिटेल, पहले क्या होगा, पहले ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहला स्टेप। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको मनी के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का पहला काम क्या है, आइडेंटिफाइंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब है पैसे से संबंधित जो ट्रांजैक्शन हम मनी के टर्म्स में, फंड्स के टर्म्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। जैसे परचेज बिना पैसे के, सेल बिना पैसे के, रेंट दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपने क्या करा, आपने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए, तो बदले में क्या मिला, आशीर्वाद, है ना, जीते रहो। उसको रिकॉर्ड करके दिखाओ कि मैंने 10 रुपए दिए थे, मुझे ब्लेसिंग मिली, रिकॉर्ड कर रहे हो, कर सकते हो रिकॉर्ड। तो वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, हमने कुछ किया खर्चा, हमें कुछ मिला, खर्चा किया कुछ मिला, खर्चा किया कुछ मिला, तो वो हमारी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बेटे कॉमर्स स्ट्रीम से आप, हाँ मैं कह रहा हूं कॉमर्स स्ट्रीम से हैं क्या आप, साइंस से हैं, हाँ अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो गए तुम यार। कहां से आए हो आप, बैठ जाओ, कहां से आए हैं, कहां से, अरे बड़े दूर से आ गए तुम, और इतने लेट हो गए फिर भी। ये पहली क्लास है या पहले भी आ चुके हैं, पहली क्लास है, बेटे जल्दी आ जाते तो सही रहता ना, देखो 10:06 हो गए अब। चलो कोई नहीं, और आप साइंस से हैं, अकाउंट्स का पेपर है पहला, तो एक काम करना, ये जो मैं जीरो से बताऊंगा दिक्कत नहीं आएगी। बाहर से होंगे मेरे ख्याल से आप, कहां से हैं, यूपी से है ना, किस जगह से, अलीगढ़ से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे लेट मत होना। और जो आज ये जितना पार्ट रिकॉर्ड हो गया है ना, उसको देख लेना, ठीक है। जीरो से बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। फिर ना लिंक टूट जाएगा ना, जैसे हम करा रहे हैं, लगभग 40 मिनट के करीब हो गए, तो आज थोड़ी बारिश वारिश होगी तो इसलिए शायद लेट हो गए होंगे,
बारिश की वजह से लेट हो गया है, ठीक है कोई नहीं। तो ये मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि भाई हमारे पास टाइम तो होगा नहीं, हमारे पास कम टाइम होगा, तो हम क्या एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड देखेंगे, चेक करेंगे कि जनवरी के 1 जनवरी को कितना हुआ, 10 जनवरी को कितना हुआ, 20 जनवरी को कितना हुआ, हमारे लिए इतना टाइम। हम अपनी जॉब करें या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी की मतलब पूरी डिटेल देख लें, डिटेल देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो समरी रिपोर्ट है, क्या है, समरी रिपोर्ट को ही कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अब देखिए आपको ना दिक्कत आई, एक तो साइंस से आप और लेट हो गए, तो मैं सारी चीजें बता चुका हूं पहले, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिकैप करूंगा बेटे, प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, अकाउंट्स का पेपर, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो ये बात है। तो फाइनेंशियल, ये भी साइंस से है, आपसे आगे जो बैठे हैं ना, ये भी साइंस से है। तो फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो में कितनी चीजें होंगी, 3 चीजें, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक, और उसके बाद इनको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं, हमें कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, किस पर टैक्स लगता है, लॉस पर या प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पर, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे कितनी एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं, इनको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज कर लेंगे, और यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, अल्टीमेटली डिसीजन लेंगे। समझ गए या नहीं? तो मैं दोबारा बता देता हूं बेटे, आप आए हैं दोबारा देखो, जो भी मैंने कहा, लिखा तो मैंने कुछ खास नहीं है, ज्यादा लिखवाऊंगा अभी मैं, लेकिन वर्बली मैंने काफी सारी बातें बता दी। बिजनेस हमारे 3 टाइप के होंगे, मैं बस 5 मिनट में इनके लिए रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बिजनेस हमारे कितने टाइप के होंगे, एक तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिनिश गुड्स बनेगा, सेल कर देंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा। एक सर्विस का होगा, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। मेट्रो में आप इधर उधर जाते हैं तो मेट्रो क्या करती है, सर्विस ही तो प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जिसको बोलते हैं। आप फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, सर्विस ही तो देंगे। तो दूसरा बिजनेस क्या हो गया, सर्विस का। तीसरा क्या होगा, आप फिनिश गुड्स ही खरीदेंगे और फिनिश गुड्स ही बेच देते हैं। जैसे मैं दुकानदार हूं तो मैं ब्रिटेनिया के ब्रेड खरीद रहा हूं, पार्ले जी के बिस्किट्स खरीद रहा हूं और उनको ही आगे बेच रहा हूं। बस मेरा काम क्या है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। इसको कौन सा बिजनेस कहेंगे, ट्रेडिंग का। समझ गए, इसको कौन सा बिजनेस कहेंगे, ट्रेडिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, अकाउंट्स का सब्जेक्ट। कितने पेपर है फाउंडेशन में, कब है आपका, अजय सर तो नहीं है, कौन, आप फाउंडेशन में आए हैं, सीएम में फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन है आपकी, भाई उनसे दोबारा पूछ लो जाके, आप गलत क्लास में आ गए आप। तुम टॉपर्स क्लासेस में आए हो, कहां पे आए हो, बंद कर दो यार। इतने इरेलेवेंट बच्चा, ये यूपीएससी की डेमो लेने आया भैया अकाउंट्स में। भैया चलो सही है, हमारा टाइम बच गया। तो मैं क्या कह रहा था, फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी, जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिजनेस से संबंधित जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कैसे होगा, जर्नल एंट्री पास होगी, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, बस इतना समझे, जितना डेबिट होगा। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर क्या होगा, जर्नल एंट्री जैसे ही बन के तैयार हो जाएंगी, फिर क्या करना है, हमें लेजर बनाना है। लेजर में क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी आपने जर्नल एंट्री पास करी है, जैसे परचेजेस, कैश, इधर कैश और इधर सेल, ठीक है। तो उसका मतलब इन सभी का क्या करेंगे, अकाउंट बना देंगे, जिसको कहा जाता है मोटे तौर पर, जिसको क्या
कहा जाता है मोटे तौर पर लेजर कहा जाता है, जिसको मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। समझ गया नहीं, जिसको मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, लेजर। लेजर में परचेज अकाउंट भी बनाएंगे, सेल अकाउंट भी बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, और फिर इनका एंड में बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में। जितना ट्रायल बैलेंस में डेबिट का कॉलम का अमाउंट होगा, जैसे ये 10,000 है डेबिट में, तो क्रेडिट में भी कितना होना चाहिए, 10,000। यदि इसमें कम ज्यादा है तो गलती हो गई है, उसको सही करेंगे फिर हम। एक बात तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, बोलो जल्दी। फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव बताइए जरा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कौन है, और बैलेंस शीट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक सेकंड रुक जाना, अभी एग्जाम आ रहे हैं ना यार, बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। नेट प्रॉफिट करना, नेट प्रॉफिट के बाद क्या है, बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है उसका पता लगाना। जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होती हैं, ये कौन था बच्चा, तो ये कैसे आ गया हमारी क्लास में, हाँ वही तो मैं कह रहा कि यूपीएससी थोड़ी है भाई हमारी, डायरेक्ट आके बैठ गया। बताओ, बच्चा भी महान था, देखा नहीं आपने उसका बात करने के तरीके से ही, बात करने के तरीके से आपने देख लिया होगा। बताइए बताइए, चलो कोई नहीं, यहां तक क्लियर है। तो जल्दी फटाफट बता दो बेटे, आकांक्षा आप भी। पहला क्या करना होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अरे जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तीसरा, लेजर बनाएंगे। लेजर में क्या करेंगे, हर एक अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार होगा, फिर क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें होंगी, 3। पहला, दूसरा, एक बच्चा है, हाँ आकांक्षा है, लिख लो। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा केसरी, हाँ आकांक्षा केसरी। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसके बाद बैलेंस शीट है। तो आइडिया मिल गया, फिर दोबारा देख लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला स्टेप अकाउंटिंग में ये होगा, कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, कौन सी फाइनेंशियल इवेंट्स है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है या नहीं। दूसरा क्या होगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। नहीं नहीं, वो आपको सीधा ही मालूम पड़ जाएगा। परचेज आपने किया तो इनवॉइस मिला होगा ना, जैसे आप मैकडी में जाते हैं, मैकडी गए होंगे, तो मैकडी में बर्गर खरीदा, तो आपको कैसे पता, दूसरा पूछ रहा कि हम, मैं कैसे मान लूं कि तू मैकडी से बर्गर खा के आया है, तो क्या दिखा दोगे उसको, इनवॉइस दिखा दोगे, जो स्लिप, देख ले भैया आज ही कही है ये 12:05 में कटी थी ये पर्ची, देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम परचेज करते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है। सेल करते हैं तो पर्ची बनाते हैं। अब टॉपर्स के स्टूडेंट हैं आप, कैसे मालूम पड़ेगा, अरे भाई स्लिप दिखा दो ना, ये लो मैंने पेमेंट कर दी, अब मत मांग लेना दोबारा। तो ये क्या है, ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे इससे। समझ गए नहीं, अब अभी भी डाउट है कुछ, अब तो नहीं है ना। अब भाई सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या गया होगा, परचेज किया होगा, नहीं सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना, और परचेज की होगी। अब मशीन खरीदी है तो आपने, मशीन आ गई, नजर आ रही है मशीन, और पैसा चला गया, तो डबल इफेक्ट है। तो मैं कह रहा था, इसका मतलब आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री के बाद
लेजर बनाएंगे, वो भी रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है, वो भी किसका पार्ट है, रिकॉर्डिंग का, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा, जो भी लेजर में, लेजर एक बड़ी टर्म है, लेजर में अकाउंट बनाते हैं, सारे अकाउंट बना देते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, हेडिंग के रूप में लेजर। लेजर में क्या है, लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट आते हैं, उन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, और वो क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें पहला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रटो मत, मैं बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अभी बस लिख लीजिए पहली है तो। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी हेल्प से क्या करेंगे आप, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तीसरा बैलेंस शीट, फिर क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपके घर में फ्रिज है, वो आपकी एसेट्स है या लायबिलिटीज है, एसेट है। क्यों, उस फ्रिज से आप बार बार बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने लोन लिया है, वो एसेट है लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, बस मैं यही समझाना चाह रहा था। जो बिल्डिंग है वो एसेट है या लायबिलिटी है, साइंस से कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो इसका मतलब एसेट का मतलब वो सामान जो 1 साल से ज्यादा तक चलेगा और हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो एसेट भी दो तरीके की होंगी जो हम डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। फ्रिज बताओ, शॉर्ट टर्म लग रही है लॉन्ग टर्म, फ्रिज लॉन्ग टर्म, क्योंकि 1 साल से ज्यादा फायदा होगा हमें। और जो हमारे पास सब्जी रखी हुई है, फ्रूट्स है, उसका स्टॉक है, या दाल चीनी चावल का स्टॉक है घर में, गेहूं का स्टॉक है, वो भी एसेट है, क्योंकि उससे फायदा मिलेगा ना। तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, नहीं समझे आप, वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन मशीन, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, ट्यूबलाइट की फिटिंग आपने करा दी, एसी की फिटिंग करा दी, अब क्या फिटिंग को हर 6 महीने में बदलेंगे, या जब तक वो खराब नहीं होगी। तो बस इतनी सीधी सी बात है, नहीं समझे। लायबिलिटी में लोन आएगा, 5 साल के लिए लोन लिया तो वो करंट, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। 2 महीने के लिए लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। समझ गए या नहीं, बोलो। आपने उधार खरीदा है, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी तो बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, उधार खरीदा है जिसको पेमेंट करनी है। हाँ, जिसको उधार बेचा है, जिससे पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे उसको, डेटर। क्रेडिट में उधार सेल करते हैं, मैं लिखवा दूंगा आगे, क्रेडिट में यदि हम सेल करते हैं तो पैसा मिलेगा ना, तो वो डेटर होगा। क्या होगा वो, डेटर, जिससे हमें पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है। डेटर एसेट है या लायबिलिटी है, बताओ। डेटर पैसा मिलेगा, एसेट है। पैसा देना है, क्रेडिटर, लायबिलिटी एसेट है। नहीं, मैं कह रहा हूं पैसा देना है, वो तो क्रेडिटर हो गया, तो वो लायबिलिटी होगी, एसेट होगी। हम्म, लायबिलिटी होगी, वो क्रेडिटर भी है, क्रेडिटर ही लायबिलिटी है। समझ गए या नहीं, तो अभी आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, चिंता ना कीजिए, सही जगह आया तुम अकाउंट्स में, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा नेचर ही ऐसा ही है, शुरू से मैं बिल्कुल बेसिक से ही कराता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो जी। चलिए, अब यहां से लिखना शुरू करें, जितनी बातें मैंने बताई है उसके रिगार्ड में नोट्स मेंटेन करें अच्छे से। लिखिए, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करें। अब मैं जित हैं बेटे, हाँ ये सब बिजनेस, फ्लो में लिखते रहिए, कोई बेसिक बेसिक मत लिखिए। बिजनेस, हेडिंग दीजिएगा बिजनेस, लिखना बेटे। अभी अब कुछ ना 3-4 क्लासें, ये सारी बेसिक क्लासें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बिजनेस मे बी ऑफ कितने टाइप्स का, बिजनेस में बी ऑफ 3 टाइप्स, बताइए। पहले, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर इसके बाद सर्विस का बिजनेस हो सकता है,
इसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस। तो बिजनेस में बी ऑफ थ्री टाइप्स, अच्छे से लिखेगा प्लीज, अच्छे से लिखना बेटे। अब आगे लिखना नेक्स्ट लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, क्लियर है? मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, मैं क्योंकि हमें ट्रेडिंग की बात करनी है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं पहले, तो तीन टाइप के बिजनेस हो गए। सबसे पहले लिखना मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें क्या करेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक चैप्टर है इस पर डिवोटेड, जिससे 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हैं? हाँ बेटे सही बात है। रॉ मटेरियल हम लेंगे, रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को नाम दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे फिर, सेलिंग टू कस्टमर। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यदि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, बस इतना लिखना सफिशिएंट है, आगे अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में और फिर आगे कस्टमर को सेल कर देंगे। तो इसमें काम क्या करना होगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होगा फिनिश गुड्स में, बस। इसीलिए इसको कौन सा बिजनेस कहा जाता है। अब ये बॉटल है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये है कुछ भी समझ लो, फर्नीचर, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के थ्रू ही फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुए हैं। अब आते हैं आगे, यहां तक क्लियर है? एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल is converted into finished goods। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बिजनेस पर, ट्रेडिंग बिजनेस। वो अलग बात है, मैंने ऊपर सर्विस लिखा है पहले, लेकिन ट्रेडिंग की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बता भी दिया था, इसमें कुछ बनाएंगे या बना बनाया पका पकाया माल खरीदेंगे और पका पकाया ही आगे बेच देंगे। तो बाइंग एंड बाइंग दी फिनिश्ड गुड्स and then selling them to, buying the finished goods and selling them to customer as such। एज सच का मतलब है सेम कंडीशन, जैसे ब्रेड खरीदे बेच दिया, दाल खरीदी बेच दी, चीनी खरीदी बेच दी, नमक खरीदा बेच दिया, ब्रश खरीदा बेच दिया, पेस्ट खरीदा बेच दिया। तो क्या एज सच का मतलब सेम पोजीशन में सेम कंडीशन में खरीदा बेच दिया। वो अलग है, चीनी का आपने बोरा खरीदा 20 किलोग्राम का, वो अलग बात है कि आधा किलो 250 ग्राम 1 किलो 2 किलो वो करके बेच रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव, उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं है। एज सच का मतलब सेम, एज इट इज। एज सच का मतलब क्या है, एज इट इज। एज इट इज का मतलब सेम। तो बाइंग द फिनिश गुड्स एंड देन सेलिंग देम टू कस्टमर एज सच टू अर्न दी प्रॉफिट। यही तो बातें मैंने बताई थी, टू अर्न दी प्रॉफिट, टू अर्न दी प्रॉफिट, टू अर्न दी प्रॉफिट, टू अर्न दी प्रॉफिट। यहां लिख लेना, बस इतना लिखना, टू अर्न दी प्रॉफिट। अब आते हैं तीसरे बिजनेस पर, सर्विसिंग। ये सर्विस लिखो, सर्विसिंग में तुम्हें लगेगा जैसे हम मशीन की सर्विस कर रहे हैं, नहीं, सर्विस। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, टीचर हूं,
आप भी फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो क्या आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे? जल्दी बोलो। रेंडरिंग, या एक और अप्रोप्रिएट वर्ड है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स। रेंडरिंग या प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स या क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल सीए, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं। आगे, जब हम बिजनेस करेंगे किसी भी तरीके का तो क्या हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी? बोलो। बिजनेस करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी होगी। यदि आप डोले शोले बनाना चाहते हैं तो कुछ एक्टिविटी करेंगे, सुबह शाम जिम में जाकर एक्सरसाइज करेंगे। बोलो। वही आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कुछ एक्टिविटी करेंगे, नहीं करेंगे? और यदि बिजनेस करना चाहते हैं तब भी एक्टिविटी करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उन्हीं को नाम दिया जाएगा बिजनेस। बिजनेस बोलो ना, बिजनेस। अरे बोलो, बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ठीक है ना? तो मैंने एक जानबूझकर एक वर्ड और यूज कर लिया, बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है, अभी बताएंगे, डोंट वरी, सब बताएंगे, चिंता ना करो। कोई ऐसी बात नहीं है जो छूट जाएगी। बिजनेस एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड थ्रू। बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? परफॉर्म थ्रू। बोलो। ट्रांजैक्शंस। और क्या करना होगा? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो यहां तक क्लियर हो गया? यही मैंने वर्बली काफी बार रिपीट करके आपको बताया, अब नोट्स में लिखवा दिया बस। अब आते हैं किसको डिफाइन करते हैं अब हम? ट्रांजैक्शंस को। बेटे इकोनॉमिक वर्ड लिखा है मैंने, इकोनॉमिक का मतलब भी क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अरे यार ये बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और क्या नाम दिया जा सकता है? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक वर्ड की जगह एक और वर्ड यूज कर लीजिएगा, फाइनेंशियल। बस इतना कंप्लीट है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं। लिखिएगा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए। यदि आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो क्या करेंगे? पहले परचेज करेंगे, फिर सेल कर देंगे। जो दुकान है उसका रेंट देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, पानी का बिल देना होगा, स्टाफ की सैलरी देनी होगी, स्टाफ को वेजेस देनी होगी। नहीं समझे आप? ये सब क्या है? इनके बिना बिजनेस को चलाया जा सकता है? ये सब किसके एग्जांपल हैं? ट्रांजैक्शंस के। परचेज कौन करेगा? परचेज कौन करेगा गुड्स? अरे दुकानदार। जब मैं दुकानदार का एग्जांपल ले रहा हूं तो कौन खरीदेगा? हम भी खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, लेकिन हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं।
ठीक है ना, हम तो घर के लिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो कौन खरीदेगा, बेचेगा कौन, रेंट कौन देगा, किसको देगा रेंट, लैंडलॉर्ड को देगा। तो ये सब लोग हैं, खरीदना, सेल करना, परचेज करना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, वेजेस देना, सैलरी देना, क्या ये बिना ह्यूमन बीइंग के पॉसिबल है? तो इसका मतलब ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो बिना लोगों के पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ध्यान रखना बेटे, ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब हुआ, सही बात है बेटे आकांक्षा, ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमन एफर्ट्स आर, अरे रेंट कौन देगा, मैं दूंगा, किसको, अपने लैंडलॉर्ड को। खरीदेगा कौन, मैं, किससे, किसी ना किसी कंपनी से, व्यक्ति से खरीदूंगा। वेजेस कौन देगा, मैं दूंगा, किसको, स्टाफ को। नहीं समझे आप? तो क्या बिना ह्यूमन एफर्ट्स के ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है? तो दो चीजें हो गई, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ, बिजनेस को चलाना है तो ट्रांजैक्शंस करनी होंगी, और ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगी, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, बोलो। पेन को क्या हो गया, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, रेंट, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन से। क्यों? क्योंकि इनके बिना बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है, और इनमें ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है या नहीं है? है बिल्कुल। इसके बाद आती है क्या, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है ना, ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है, सेल करने का रिजल्ट बताओ, सेल क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, नॉलेज के लिए, सीए के लिए। तो सीए क्या है आपके लिए, ट्रांजैक्शन या इवेंट? इवेंट है वो घटना, जब सीए जिस दिन बनेंगे आप, वो घटना आपको याद रहेगी जिंदगी भर। अब मेरा सीए फाइनल का जब रिजल्ट आया, वो मैंने डाला, नंबर ही गलत हो गया। एक तो जो रोल नंबर था वो मैं गलती से कुछ और ही डाल रहा था, साइबर कैफे होता था उस टाइम। तो उनको बुलाया, मैं मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, एक तो घबराहट सीए फाइनल में। तो वो आए कैफे वाले, उन्होंने कहा नंबर तो आप गलत डाल रहे हो। तो मैं कहा घबराया हुआ हूँ इसलिए। तो जैसे ही नंबर डाला, क्लिक करा, पास। नहीं समझे आप? वो घटना मुझे याद है आज तक। तो इसका मतलब रिजल्ट मतलब इवेंट, किसका रिजल्ट, ट्रांजैक्शन का। तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इवेंट का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शंस लिख लीजिए। क्या एफर्ट्स कब तक लगा सकते हैं आप, सीए फाउंडेशन पास करना चाहते हैं, कब तक एफर्ट्स लगा सकते हैं आप? अरे जब तक एग्जाम नहीं ओवर होते तब तक आप मेहनत करके एग्जाम दे देंगे, और एग्जाम देने के बाद 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट पर आपका कोई कंट्रोल है या नहीं? रिजल्ट पर कोई कंट्रोल है? एक बार एग्जाम दे दिए, अच्छे हुए जैसे भी हुए वो ठीक, अब कर सकते हैं कुछ कंट्रोल? तो इसका मतलब जो हमारी इवेंट होती हैं, घटना, उन पर हमारा कोई कंट्रोल है? ट्रांजैक्शन तो हमारे बिना पॉसिबल नहीं है, परचेज करना, सेल करना, वेजेस देना, रेंट देना, ये बिना हमारे पॉसिबल नहीं, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इवेंट, बिना ह्यूमन एफर्ट्स के इवेंट पॉसिबल है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटे। मैं ही कह रहा हूं एग्जाम देने तक ही एफर्ट्स लगा सकते हैं ना। लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स का होगा आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उस दिन तक आप एफर्ट्स लगा सकते हैं। जैसी वो वाला पेपर खत्म हो गया, सबमिट हो गया, उसके बाद आपकी एफर्ट्स की कोई जरूरत है या नहीं है? बोलो।
अरे जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट एग्जाम है आपका, उस दिन तक ही तो एफर्ट्स लगा सकते हैं, उसके बाद तो फिर रिजल्ट आएगा। एग्जाम दे दिए फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ही क्या है? तो क्या रिजल्ट आपके हाथों में है या आपके टीचर के हाथों में? नहीं, हमारे हाथों में नहीं है। तो रिजल्ट क्या है हमारा? इवेंट है। तो इवेंट में ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है या नहीं है? इवेंट में ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है। मेरी एज ए टीचर, आपकी एज ए स्टूडेंट कोई जरूरत है रिजल्ट में? नहीं, वो तो सी इंस्टीट्यूट निकालेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, जैसे यहां दूसरा पॉइंट क्या था, ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। क्या इवेंट में ह्यूमन एफर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? बता दो, है या नहीं है? तो लिख लीजिए पॉइंट, ह्यूमन एफर्ट्स। नहीं समझे? ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट involved in event. Human efforts are not involved in event. Are not involved in event. एग्जाम्पल लिखिए, जैसे सेल क्या है? इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हुआ? भाई आप सेल करने तक एफर्ट्स लगा सकते हैं, सेल आपने कर दी, उसके बाद एफर्ट्स की कोई जरूरत, एग्जाम देने तक एफर्ट्स लगा सकते हैं, उसके बाद एफर्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही परचेजेस क्या है? इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो सेल या मोर परचेजेस लिखना। मोर परचेज, ज्यादा परचेज कर लिया आपने, इसलिए क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? आ गया समझ में बेटे? सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या क्या हो सकता है? लॉस। वो भी क्या है? इवेंट। आपको समझ में आ गया? चलो जी, ठीक है। आकांक्षा बेटे क्लियर है? बताओ बेटे, आकांक्षा क्लियर है यहां तक? चलो एक एग्जांपल लीजिए, इससे समझते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स के रूप में, ये समझ गए? लिखिए एक एग्जांपल। मिस्टर ए इन्वेस्ट मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर रनिंग a stationery shop on 1st January. He purchases goods. He purchases goods. He purchases goods for rupees 15,000 and sells them for rupees 1,47,000. Full stop. He paid rent, हाँ 147 है। He paid rent for rupees 5,000 for shop in January month. Full stop. He also finds that he has goods worth rupees 15,000 in hand at the
एंड ऑफ जनवरी मंथ, प्लीज बेटे। ध्यान दीजिए, चलो यहां से शुरू करते हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, क्या क्या इवेंट्स है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे बताइए, गुड्स सोल्ड कितने के करें आपने? बोलो बेटे, गुड्स कितने के सेल कर दिए? नहीं, 1 लाख के कहां से करें? गुड्स कितने के सेल कर दिए? गुड्स सोल्ड। हाँ समझ गया, मैं समझ गया किस लिए कह रहे हो। ठीक है, तो सही बात है, हमने गुड्स कितने के खरीदे, उसमें से कितना बच गया? तो 1 लाख के गुड्स हमने बेच दिए कितने में? जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? सेल्स वैल्यू कह सकता हूं मैं। बोलो बोलो। अच्छा, जो सेल नहीं हो पाया वो कितना है? कितना बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना? ये भी तो मैं सेल कर सकता था, वो अलग बात है, कि सेल नहीं हो पाए। तो बता दो कितना आ गया। मैं दो तरीके से निकालूंगा, माइनस गुड्स परचेजेस कितने के? 1,15,000। लिखते रहिए। और रेंट आपने कितना दिया है? 5,000। मैं दूसरे तरीके से भी निकालूंगा इसको, डोंट वरी, पहले ऐसे ही लिखिए। तो बताना कितना आएगा। 42,000 का क्या हुआ? सरप्लस कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं। इनकम, सरप्लस कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। लिख लिया? आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा है तो दूसरा तरीका है इसका एक और। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों मैं बता देता हूं। बताइए, मैंने कितने के गुड्स सेल कर दिए? सेल्स वैल्यू बताओ बेटे। 1,47,000। 1,47,000 कितने के गुड्स थे जो हमने बेच दिए 147 के? जिसको नाम दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने 147 के बेचे हैं वो खरीदे तो होंगे, कितने में खरीदे हैं? 1,15 में बोलेंगे या 1 लाख के गुड्स बेच दिए 1,47 में? 1,15 के नहीं बोलेंगे, 1,15 में से 15,000 का हमारे पास रह गया है, तो 1 लाख के गुड्स हमने बेच दिए 1,47,000 में। नहीं समझे? है ना, क्योंकि 15 तो बच ही गए, वो तो सेल नहीं हो पाए। उसका मतलब 1,15,000 के खरीदे थे, उसमें से 15 बच गए, 1 लाख के बेच दिए 1,47 में। तो कितना माइनस करें? इसको नाम दिया जाएगा क्या? आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। इसको नाम दिया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाएगा? 47,000। क्या हमने ये प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ खर्चा किया? यस। क्या दिया हमने? रेंट दे दिया। रेंट कितना? 5,000। तो बताइए प्रॉफिट कितना आ गया? इनकम भी इसको कह सकते हैं। 42,000 इनकम कह लो, प्रॉफिट कह लो, सरप्लस कह लो, जो कह लो कह लो। बताओ कौन सा सही तरीका लग रहा है, ये वाला या इधर वाला? ये वाला? ये वाला? ये ज्यादा बढ़िया तरीका है, यही हम फॉलो करेंगे। वो तो मैंने अपनी मर्जी से बता दिया, यही फॉलो करेंगे। नहीं समझे? दोबारा बताऊं? आगे समझ में? 1,15,000 के गुड्स हमने खरीदे थे, उसमें से 15,000 के बच गए। अभी आते हैं, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने कर दी बिजनेस को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए, खरीदना अलग है फिर।
उस 2 लाख में से 1,15,000 के गुड्स खरीद लिए, तो बाकी उसने अपने पास रखे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। सारा पैसा तो नहीं लगा सकते, कुछ अपने पास भी तो कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली रूटीन के भी तो खर्चे होंगे नहीं होंगे, ये बात है, नहीं समझे? तो जो 2 लाख रुपए लगाए हैं वो कैपिटल है, वो 2 लाख रुपए जो लगाए हैं वो क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस, उसको नाम दिया जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस टू एस्टेब्लिश, उसको नाम दिया जाता है कैपिटल। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी पैसा आपने लगाया, क्या नाम होगा उसका? कैपिटल होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा। ये समझ में आ गया अच्छे से? चलो, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, 2 लाख का आगे यूज होगा ना, अभी नहीं है। 2 लाख हमारी कैपिटल है, उस कैपिटल में से 1,15 का खरीद लिए, तो कितने का बचा? 85। 85 हमने कैश में रखा हुआ है, जो और खर्चे होंगे 85 में से 5,000 का रेंट दे दिया। कितना? 5,000 का रेंट दे दिया हमने, तो बाकी कितना बचा? 80। 80 हमने अपने पास रखा हुआ है। आगे की डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, आगे की डिटेल क्वेश्चन में दी नहीं है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव था ये वाला एग्जांपल देकर ये बताना कि ट्रांजैक्शन इसमें कौन कौन सी है, इवेंट्स कौन कौन सी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आगे बन जाएगा जो 15 नंबर का आएगा। नहीं समझे आप? ये बात है। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें? ये बताना कि ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। बताओ फटाफट, ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? बोलो, लिखिए फटाफट। ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, परचेजेस भी क्या है, ट्रांजैक्शन सेल भी क्या है, ट्रांजैक्शन रेंट भी क्या है, ये सब क्या है? क्योंकि इसके बिना बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है। इधर आ जाइए, इवेंट्स। इवेंट्स में बताइए क्या है? हाँ, इन नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बस ये बताना था। बाकी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोलो, क्लियर है? आगे चलते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, इवेंट्स होती हैं, यहां तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल में एक दो ट्रांजैक्शन दे दी, नहीं तो ट्रांजैक्शन बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा होंगी, तो क्या वर्बली याद रखना पॉसिबल है? याद रखना पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करेंगे? रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करेंगे? अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू करेंगे? लिखिए आप आगे, नोट। एवरीबडी एवरीबडी वांट्स, इस वीक में हम बेसिक कवर करा देंगे आपको, और अगले वीक से फिर चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है? एवरीबडी वांट्स टू, आज तो वैसे भी बारिश की वजह से लेट हो गए, अगली क्लास में टाइम पर आएंगे आप सब, और मैं भी आऊंगा। तो एवरीबडी वांट्स टू कीप, एक तो पेन नहीं चल रहा हमारा, वांट्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच transactions and events, and accounting। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी आप सोचो कि सर ये बेसिक बेसिक कर रहे हो, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो अब आपको अकाउंटिंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्या? कि भाई जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उनको वर्बली याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग की हेल्प से करेंगे। ठीक है? रिकॉर्ड करने से क्या फायदा होगा?
ताकि हमें मालूम पड़े कि बिजनेस को चला के हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। यदि लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से तो बिजनेस ज्यादा पीरियड तक चलेगा या बंद हो जाएगा जल्दी, जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा। नहीं समझे? चलो यहां तक ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से देखिए 30 सेकंड में जो भी मैंने लिखवाया है, जितना भी मैंने लिखवाया वो 30 सेकंड में देखिए। एक तो पेन नहीं चल रहा। अकाउंटिंग क्या है? एक आप सीए बनेंगे तो आपको भी क्या फॉलो करना है? प्रोसेस। हाँ जी बेटे। हाँ हाँ। कौन से टू वाला? यही तो है, जैसे मैंने करा यही तो है। किसमें? हाँ तो यदि आएगा वो तो ट्रू फॉल्स आएगा ना, एक एक सेंटेंस में आएगा तो आएगा तो है। हाँ ट्रू फॉल्स आएगा बस। ये 2 नंबर का वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन है और कौन सी। बस बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। बस जैसे इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक दो एग्जाम्पल और दे सकता था, जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बात। तो आगे चलो। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाइंग दी क्या? हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड, ये पेन को क्या हो गया यार? एक तो टूटा हुआ पेन दे दिया इसमें। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस। पहला स्टेप ये होगा। बिजनेस से एसोसिएटेड मतलब बिजनेस से संबंधित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन आइडेंटिफाई करेगा? अकाउंटेंट, है ना, जो अकाउंटिंग का क्या करेगा? यूज करेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? अब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा स्टेप क्या होगा? ये तो बड़ी गलत बात है यार, पेन ही नहीं चल रहा। दूसरा स्टेप क्या होगा? रिकॉर्डिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होगा सबसे पहले? नहीं अब तो क्लास ही ओवर करेंगे बस, फिर दूसरी क्लास होगी ना अगली क्लास से। नया इतनी जल्दी आएगा नहीं। रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे आप? ट्रांजैक्शंस को करेंगे, इवेंट्स को करेंगे। किसके थ्रू? यस, जर्नल एंट्री के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे बेटे? जर्नल एंट्री। आज हमें थोड़ा कम मिला है ना टाइम, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में टाइम पूरा लगाएंगे। और 9 बजे रहेगा। आज कितने बजे आते हैं आप? नहीं 9 o'clock होगा। 9:15 पे आ जाना। आज तो मैं भी लेट हो गया, बारिश हो रही थी एकदम अचानक बारिश हो गई। 11 बजे तक बस।
अभी अभी तो फिलहाल ये इसी में रहेगा, फिर अगले वीक में पता पड़ जाएगा। अभी तो ये फीडर है ना, इसमें जैसे आप लोग आए अभी बेसिक करा रहे हैं हम, फिर मंडे से क्लास, मतलब मंडे से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक चैप्टर शुरू हो जाएगा, तब तक 3 क्लास में आप, जैसे ये साइंस से हैं तो इनको बेसिक बताना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए अलग से कराएंगे और तुम्हारे लिए अलग से, तो इसलिए सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अब ये 3 क्लास में कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद जैसी मंडे से कमिंग मंडे आएगा उसमें जो चलेगा चैप्टर, कोई भी चैप्टर करेंगे, पहले तो यही वाले करेंगे शुरुआत वाले, वो कवर करेंगे पहले। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स किसके थ्रू करेंगे? जर्नल एंट्री के थ्रू। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, फिर बनाएंगे हम, फिर क्या बनाएंगे भाई साहब, पैन नहीं चल रहा ये, फिर क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? हैं? नहीं, उंगली से नहीं होता ना। है, नहीं लिखते यार, इससे नहीं, इतना हाई टेक नहीं है ये ठीक है। लेजर बनाएंगे, क्या करेंगे? चलो समझ में तो आ गया ना ये। लेजर के बाद क्या था? ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो फाइनल अकाउंट था वो उसको समराइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करना, उसको एनालिसिस कहा जाएगा। और फिर डिसीजन लेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैं 3 बता देता हूं। पहला, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स, पहला स्टेप। दूसरा, रिकॉर्डिंग करना, जर्नल एंट्री पास करना और लेजर बनाना। तीसरा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसके बाद क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर आएगी समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट। फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब यूज करना, चीज रीड करना और उससे मतलब निकालना, और फिर उस मतलब का यूज कर लेना, डिसीजन ले लेना, मतलब उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम, समझ में तो आ गया? कंफर्टेबल हो थोड़ा सा? आगे और कंफर्टेबल? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा और एंड तक जाऊंगा। ये है, चल नहीं रहा ना यार। लेजर हो गया, लेजर। लेजर में क्या करते हैं? नहीं, ऐसा सही नहीं रहेगा ना। लेजर में क्या करते हैं? प्रिपेयर कर, अगली क्लास में करेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई नहीं। इतना करके लेके आइएगा, बस कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है? या बोल दूं? बोलने में बहुत सारी चीजें हैं ना, मजा नहीं आएगा। बोल तो दूं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। समझ में तो आ ही गया, बस लिखा ही तो नहीं है। फटाफट 2-5 मिनट में नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। पता नहीं यार क्यों नहीं चल रहा है। रहने दो, अब मैं ट्राई नहीं कर रहा, अब ट्राई नहीं करूंगा, रहने देते नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आकांक्षा बेटे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में 9:15 पर मैं शुरू कर दूंगा। आज तो हम लेट हो गए थे, है ना? दिल्ली में बारिश बारिश हो गई बेटे अचानक। बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम कुछ नई बातें करेंगे जो आपने पहली बार सुनी होंगी, आपने भी 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम है, तब भी नई बातें बताएंगे आपको। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, पता है आपको? याद रखने की जरूरत ही नहीं तुम्हारे को, हम पढ़ाएंगे ऐसे, याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सब माइंड में फीड हो जाएगा लॉजिकली। इतनी बार रिपीट करूंगा मैं, याद रखने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, कह रहा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी लॉ की क्लास होगी।